बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा है। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं थोड़ी सी अपडेट्स के साथ। और इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट है जो होम ऑफिस ने कल ऐलान किया था कि 1 जुलाई से PSW वीज़ा लॉन्च हो रहा है। इसका ये मतलब है कि जो स्टूडेंट्स अब ग्रेजुएट होते हैं दिस ईयर, उनको ऑटोमेटिकली 2 साल का वीज़ा मिलेगा जहां वो काम कर सकते हैं इन एनी जॉब। उसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी जॉब कर सकते हैं। और अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आपको 3 साल का वीज़ा दिया जाएगा। इस वीज़े के लिए आपने मेनली 70 पॉइंट्स हासिल करने हैं। और जो होम ऑफिस ने जो की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो हैं कि अप्लाई करने से पहले आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है और होम ऑफिस ने नोटिफाई कर दिया है, आपकी यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई कर दिया होम ऑफिस को कि आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया। सो दैट्स द मेन की रिक्वायरमेंट। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप अप्लाई करते हैं इस वीज़े के लिए, आपने मेक श्योर करना है कि आप एक ओवरस्टेयर नहीं हैं। सो इसलिए जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को भी देख रहे हैं, अगर आपका वीज़ा फॉर एग्जांपल एंड ऑफ मार्च, एंड ऑफ अप्रैल या एंड ऑफ मई एक्सपायर हो रहा है या एंड ऑफ जून, आपने मेक श्योर करना है कि आप एक ओवरस्टेयर नहीं होते। इसलिए उन लोगों के लिए एडवाइस है, उन स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आपका वीज़ा 1 जुलाई से पहले एक्सपायर हो रहा है, आप फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर को मिल लें जो आपको एडवाइस कर सकता है कि किस तरह आप इस वीज़े का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको भी मिल सकता है PSW वीज़ा। इस वीज़े में जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी द सेम लाइन एज द स्टूडेंट, द मेन एप्लीकेंट, उनको भी वीज़ा मिलेगा। डिपेंडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है कि जब वो अप्लाई करें, वो आउट कंट्री नहीं अप्लाई कर सकते, उनको यहाँ मौजूद होना चाहिए UK में जब वो अप्लाई करें। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट अपडेट फॉर द PSW वीज़ा। एक और अहम अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था जो मिस हो गई है, वो जो होम ऑफिस ने, जो कोर्ट ने कल पब्लिश की है, और वो है कि वो जो होम ऑफिस की जो पॉलिसी है फ़ी वेवर्स की एंट्री क्लियरेंस के लिए, वो गलत है। सो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ कि अगर आप एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एज अ स्पाउस वीज़ा और आपके पास अब पैसे नहीं है, आपको फ़ी वेवर मिल सकता है। क्योंकि 5-6 माह पहले होम ऑफिस ने ये पॉलिसी लॉन्च की थी फॉर एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशंस, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया था वो बहुत ही मुश्किल था। क्योंकि होम ऑफिस ने लिखा था कि आपके पास कोई ख़ास वजूहत होने चाहिए जिस वजह से आपको हम ग्रांट करेंगे एंट्री क्लियरेंस फ़ी वेवर। और उन्होंने मिसाल ये दी थी कि अगर आप कोई ऐसे ममालिक से अप्लाई कर रहे हैं जहाँ कोई ज़लज़ला हुआ है या वहाँ कोई जंग हो रही है, उस बेस पर हम आपको फ़ी वेवर ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही मुश्किल था। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने ममालिक हैं इस दुनिया में अभी जहाँ कोई ज़लज़ला हुआ है या कोई जंग अभी हो रही है, बहुत ही कम मुल्क हैं। लेकिन कल कोर्ट ने कहा है कि ये जो होम ऑफिस की पॉलिसी ये गलत है और जो टेस्ट, जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो यही होना चाहिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है इन कंट्री एप्लीकेशन फ़ी वेवर्स के लिए, जो है अफोर्डेबिलिटी, एप्लीकेंट अफोर्ड कर सकता है या नहीं। होम ऑफिस ने अब ये कहा कि हम अपनी पॉलिसी को अमेंड करेंगे और इसको दोबारा पब्लिश करेंगे। इसलिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन के लिए, अभी तो वो पॉलिसी इशू नहीं हुई, लेकिन इस जजमेंट का हवाला दे के आप जिक्र कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप फ़ी वेवर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये थी इस वीक की अपडेट्स, उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। नाजरीन, बेशुमार कॉल्स वेट कर रहे हैं, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। यस, मेरा सवाल है मेरे हस्बैंड के बारे में। जी जी। मेरे पास बेसिकली रिफ्यूजी स्टेटस है और मेरे बच्चे भी हैं और बच्चों के पास भी रिफ्यूजी स्टेटस है, पर मसला ये है कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो ओवरस्टेयर हैं और ओवरस्टेयर होने की वजह से उन्होंने अब केस अप्लाई किया है फैमिली रियूनियन की बेसिस पर हमारे साथ अब केस उन्होंने फैमिली रियूनियन का डाला है। तो मेरा सवाल ये पूछना है कि कितने चांसेस है कि उनको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, और अगर उन्हें डिस्क्रिशनरी लीव मिलती है तो क्या वो पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, मैं समझ। जो आपकी शादी हुई थी वो हुई थी
आपको लीव होने से पहले, मिलने होने से पहले, असाइलम क्लेम करने से पहले मिली थी? हाँ जी, असाइलम क्लेम करने से पहले हमारी शादी हुई थी जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, चांसेस तो अच्छे हैं, लेकिन जब तक मैं आपके पेपर्स देखता नहीं, मैं आपको 100% ये नहीं बता सकता कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आपने अपना केस सही तरह सबमिट किया, एक्सप्लेन किया कि क्या वजूहत थी जिस वजह से उन्होंने आपके साथ अप्लाई नहीं किया था, या उनको भी ख़तरा है और इस वजह से उनको भी वीज़ा दिया जाए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ग्रांट कर देंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल था कि अगर आपके हस्बैंड को एज ए डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाता है, अगर वो ट्रैवल कर सकते हैं टू द होम कंट्री, होम ऑफिस की पॉलिसी काफ़ी क्लियर है इसके बारे में। वो ये कहती है कि अगर एक डिपेंडेंट को वीज़ा मिलता है एज ए डिपेंडेंट ऑफ एन असाइलम सीकर, उन पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लेकिन फिर भी इस पर वो इन्फ्रेंसेस कर सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि डिपेंडेंट वापस चला गया है टू द होम कंट्री और जो मेन एप्लीकेंट था, जो जिस बेस पर उन्हें असाइलम क्लेम किया है, फिर उनको वाकई ख़तरा है या नहीं। तो इसलिए मेरी एडवाइस आप सबसे ये होगी कि अगर आप एक असाइलम सीकर हैं और आपके पास डिपेंडेंट्स हैं, कि जब आपको मिल जाए फॉर एग्जांपल इंडेफिनिट और आपने ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल कर लिया है, फिर ही आप कंसिडर करें कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं टू होम कंट्री और नॉट। दूसरी चीज़ कि अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं असाइलम सीकर, आपको नोटिफाई करना चाहिए होम ऑफिस को, और अगर वो इजाज़त देते हैं फिर जाके आप ट्रैवल कर सकते हैं टू योर होम कंट्री। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता है। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना भी चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर जाएँ और वहाँ टाइप करें कामरान एजाज, वहाँ भी आप सब्सक्राइब करें, और वहाँ भी मैं आपके साथ मज़ीद अपडेट्स शेयर करता रहता हूँ। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं मिसेस फारूक की बात कर रही हूँ। जी सर, जी, पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छा आप लोगों ये प्रोग्राम कर रहे हैं। काफ़ी अवेयरनेस थैंक यू सो लोगों को मच। इससे हो गई है और बहुत आसानी भी हो गई है हम लोगों को ना। थैंक यू। और मैं तो आप लोगों का प्रोग्राम जब भी आता है मैं तो लाजमी इसको देखती हूँ, कोई मिस नहीं करती। थैंक यू। और मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश है जी जी, और मेरे जो 2 बच्चे हैं वो भी ब्रिटिश हैं। ठीक है। अच्छा, कोविड की वजह से हुआ ये कि उनकी जॉब जो है वो छूट गई थी, जी तो वो जी। अभी जॉबलेस हैं, तो वो अभी बेनिफिट ले रहे हैं। हम्म, तो मेरी जो अभी नेक्स्ट ईयर 2021 अगस्त में मेरी एक्सटेंशन है वो आईएलआर पे जाना है मुझे। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हम बेनिफिट कंटिन्यू करते हैं तो आया कोई एक्सटेंशन पे कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं आईएलआर पे? ठीक है। और इन्होंने बेनिफिट, जो आपके हस्बैंड है, इन्होंने कब शुरू किए हैं ये बेनिफिट्स? ये शुरू ये किए हैं कोई 7-8 मंथ्स पहले, जब कोविड जब हुआ है, स्टार्ट हुआ है। जब कोविड शुरू हुआ है, ठीक है। और उससे पहले उनकी इनकम कितनी थी? 18,600? उससे पहले तो 18 प्लस थी। मैं भी जॉब करती थी, मैं मैटरनिटी लीव पर आई थी, जी जी, तो फिर उसके बाद मैंने फिर जॉब जो है वो छोड़ दी। ठीक है। तो मेरे हस्बैंड वो करते रहे थे, फिर ड्यूरिंग जो है ये कोविड आया, पैंडेमिक की वजह से वो जॉबलेस हो ठीक गए। है। तो और फिर उसके बाद फिर जी जी, बेनिफिट अप्लाई किया। और आपका इंडेफिनिट कब ड्यू है? अगस्त 21 या 22? 21 नेक्स्ट ईयर अगस्त में। दिस अगस्त? जी। ये जो अभी 4-5 माह में? नहीं नहीं नहीं, ये 2021 22 में, सॉरी। 22 में, ठीक हो गया, मैं समझ गया। बहुत जी। शुक्रिया आपके कॉल का। अच्छा, अमूमन होता है कि जब आप कोई एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन एज अ स्पाउस, आपको 18,600 रिक्वायरमेंट साबित करनी होती है। अब कोरोना वायरस की वजह से होम ऑफिस ने एक कंसेशन दी हुई है कि अगर पैंडेमिक से पहले आप 18,600 कमा रहे थे, आप वो इनकम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये अभी उन्होंने डेडलाइन दी हुई है उन एप्लीकेशंस के लिए जो अभी तक अगस्त तक सबमिट होंगे। उसके बाद अभी होम ऑफिस ने कोई पॉलिसी नहीं इशू की कि जो एप्लीकेंट्स उसके बाद अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इन 2022, हम उनको किस तरह कंसिडर करेंगे। हो सकता है कि अगस्त के बाद होम ऑफिस ये कंसेशन बंद कर दे। अब आपके पास काफ़ी टाइम है, 1 साल से ज़्यादा। अब आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, अगर आपके हालात थोड़े से बेहतर हो जाते हैं और आपके हस्बैंड एक जॉब ढूंढ लेते हैं, फिर आप 6 मंथ्स की पे स्लिप्स लगा के आप इनकम रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो अभी
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन स्टार्ट ऑफ 2022 उस टाइम आप देख सकते हैं कि आपके हालात किस तरह के हैं, और अगर उस टाइम आपको और आपके हस्बैंड को जॉब मिलती है, कंबाइन हो के विद इन 6 मंथ्स पे स्लिप्स आप सेटिस्फाई कर सकते हैं वो इनकम रिक्वायरमेंट को। सो मेरा जवाब आपके लिए ये है कि अभी आप परेशान ना हो, वेट करें थोड़ा सा और देखें कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस क्या है। अगर वो बेहतर हो जाते हैं और आपको जॉब मिल जाती है देन यू शुड बी फाइन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल है कि मैं ईयू एक्सटेंडेड फैमिली मैंबर हाँ। जी जी 2 साल हो गए मैंने मिला सी ईयू रेजिडेंट परमिट ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोलना प्लीज़, आवाज़ नहीं आ रही। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ठीक हो गया। ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਲਿਖਾ ਜਾਏਗਾ ਫੀਸ ਦੇਣੇ के लिए। ठीक हो गया। और ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਈਯੂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ? ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਾਰਡ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਓ ਅਪਲਾਈ ਫॉर BRP ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ ਦ EU ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ। ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਪਾਉਂਡ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਦਿਓ और विद इन 2-3 मंथ्स में वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰਡ इशू कर देंगे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामरान भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी कि मेरी एक सिस्टर हैं, वो रहती हैं इधर ही मैनचेस्टर में। जी जी। तो उनके अभी हुआ है बेबी। अच्छा। तो और उनके पास स्पाउस वीज़ा था और उनके हस्बैंड के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। ठीक है। तो उनका फर्स्ट बेबी हुआ है यहाँ पर, तो वो मुझसे ये पूछना चाह रही हैं कि आप ये मुझे बताएं कि मतलब उनको रेड पासपोर्ट अब कब तक मिल सकता है? आपकी जो सिस्टर थी वो कब एंटर हुई थी? उनको तकरीबन 5 ईयर नहीं हुए हैं इधर। अभी 5 कार्ड मिला हुआ है उनको। ठीक है, 5 ईयर्स नहीं हुए। ठीक है जी, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जब आपके सिस्टर्स के 5 साल यहाँ UK में पूरे हो जाएंगे फिर ही वो अप्लाई करेंगी इंडेफिनिटली लीव टू रिमेन, उसके बाद वो फौरी तौर पर अप्लाई कर सकती हैं फॉर ब्रिटिश नेशनैलिटी। सो मेन चीज़ ये है कि आपकी सिस्टर ने यहाँ 5 साल पूरे करने हैं 60 मंथ्स, उसके बाद वो अप्लाई कर सकती हैं फॉर इंडेफिनिट, एंड उसके फौरी बाद वो अप्लाई कर सकती हैं नेशनैलिटी के लिए। सो की रिक्वायरमेंट इज़ 5 ईयर्स इन द UK। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमरान भाई, मैं मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ जी जी। मैनचेस्टर से। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2019 में डिटेन हो गया था। ठीक है। अक्टूबर में। ठीक हो गया। और 2 महीने में फिर हेम्सवर्थ भी रहा हूँ और मोटन हॉल भी रहा हूँ ना 2 महीने। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बेल अप्लाई की है मॉडर्न स्लिवरी पे और एसएलएम मैंने अप्लाई किया था। अभी तक मेरा कोई जॉब नहीं आया। लास्ट नवंबर को मेरा बड़ा इंटरव्यू हुआ है, लेकिन उसके बाद मुझे कोई आंसर अभी तक कुछ भी नहीं आया। तो मैंने अभी, क्योंकि आजकल वो काफ़ी सारी वीडियोस भी आ रही हैं कि काम के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर 1 साल हो गया आपको कोई, तो वो आपका रिस्पांस नहीं आया। मेरा इंटरव्यू हो चुका है, क्या मैं काम के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि जो ये बेनिफिट दे रहे हैं उस पर गुजारा बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया। 37 पाउंड दे रहे हैं, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। तो आया ये हमें काम की इजाज़त दे सकते हैं? अगर ये दे सकते हैं तो किसी फैक्ट्री वगैरह में हम काम कर सकते हैं? ठीक है। ये कितने महीने का प्रोसेस है ये काम देने का? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके असाइलम को 1 साल से ज़्यादा हो गया पेंडिंग हुए, आप फिर अप्लाई कर सकते हैं फॉर वर्क परमिशन। अब अमूमन ये होता है कि जब आप अप्लाई करते हैं होम ऑफिस आपको काम की इजाज़त दे देती है, लेकिन
उन जॉब्स के लिए जो हैं अंडर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। लेकिन आप होम ऑफिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके केस में डिस्क्रेशन इस्तेमाल की जाए, क्योंकि आपके पास कोई स्किल्ड क्वालिफिकेशन नहीं है और आपको इजाज़त दी जाए कि आप कोई भी जॉब कर सके। यूजुअली आप ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट भेजते हैं होम ऑफिस को, विद इन 6 to 8 वीक्स में आपको जवाब आ जाता है। सो आप ऑनलाइन जाके इसको भर सकते हैं और होम ऑफिस फिर आपको जवाब दे देती है कि उन्होंने आपको ग्रांट करना है या नहीं करना। लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया वो आपको ग्रांट कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे ये एडवाइस करूँगा कि एक सॉलिसिटर को मिल लें जो सही तरह एक रिप्रेजेंटेशन भेज सके होम ऑफिस को, वो रिक्वेस्ट कर सके कि आपको इजाज़त दी जाए कि आप कोई भी जॉब कर सकें, बल्कि बजाय ओनली दोज जॉब्स जो है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। ਕਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈਡੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਲਾਊਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 19 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹਨ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ 21 ਮੰਥ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 14 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 99% ਜੱਜ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈंने ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ HA ਇਰਾਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੋਰਟਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਨ 3 ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ। 3 ਮੰਥਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਯੂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ BRP ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕੱਚਾ ਆ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੌਰੀ, ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਕੱਚਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਮਿਲਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੀ ਉਹ ਲੀਵ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ।
ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਉਹ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ BRP ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਕੱਚਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, keijaz@me.com। ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾइंग ਚਾਈਲਡ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ 7 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ UK ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਦ 5 year ਰੂਟ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਆਲੀਫਾइंग ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਦ 5 year ਰੂਟ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰੋ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੇਵਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਵਰਸ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਵੇਵਰਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ मोस्ट लाइकली लगता है कि वो करेंगे। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन, वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। या हेलो, हाय वकील साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ जी, फरमाइए। ओके, मेरी फ्रेंड का क्वेश्चन है, उसने FLR-FP डाली हुई है अगस्त में। जी जी। तो उसके फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक सारे अक्टूबर में हो गए हैं, सो इट्स मोर देन नाउ 6 months एंड शी हैवंट गॉट डिसीजन येट। ओके, so what she should use? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। होम ऑफिस की पॉलिसी होती है कि विद इन 6 months में हम डिसीजन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन क्यों ना हो। अब आपके फ्रेंड को 6 months से ज़्यादा हो गए, बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर आपकी फ्रेंड सोलिसिटर के थ्रू चिट्ठी लिख दे होम ऑफिस को कि 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं, मैं काफ़ी परेशान हूँ, प्लीज़ मेरी एप्लीकेशन को एक्सपेडाइट करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जवाब देंगे और आपकी फ्रेंड को बता देंगे कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी इंक्वायरीज़ के साथ और वो कब एक्सपेक्ट कर सकती है डिसीजन ऑन हर एप्लीकेशन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। जी भाजी, क्वेश्चन थोड़ा पूछना सी मैं। जी जी पूछो। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਵੇ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ। ठीक हो गया। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਜੇ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੇਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 1 day ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਟਿਲ ਓਪਨ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੈ? ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ।
जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आप अभी अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन के लिए और आपके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि आप काम नहीं कर रहे, अगर आपको वेवर मिल सकता है या नहीं। जी हाँ, आपको बिल्कुल मिल सकता है। अगर आप प्रूव कर सकते हैं आपके पास गुंजाइश नहीं है, आप इस एप्लीकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर होम ऑफिस आपको ग्रांट कर देगी फ़ी वेवर। उसके लिए आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी और अपने टोटल फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस उसको मद्देनज़र रखते हुए होम ऑफिस फिर कंसिडर करेगी कि आपको वो ग्रांट करती है या नहीं। आजकल वो ग्रांट कर रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, सो इसलिए अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते, आई वुड रिकमेंड दैट कि आप ज़रूर अप्लाई करें वेवर के लिए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि अगर 1 डे सेवर्स अवेलेबल है या नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है। हो सकता है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, 4-5 माह बाद इसको दोबारा वो री इंट्रोड्यूस कर देते हैं, लेकिन अभी इस टाइम वो अवेलेबल नहीं है। आपने नॉर्मल ट्रैक पर एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और विद इन 5 to 6 मंथ में आपको जवाब आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन एयर। यस, मेरा सवाल है सर कि मैं असल च आया सी इत्थे 2016 नवंबर च जी जी ते ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਚ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀ जी जी ਮੈਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। सॉरी किदों मिले सी ਤੁਹਾਨੂੰ? 19 ਜੁਲਾਈ 2017 ਚ 17 ਜੁਲਾਈ 17 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ? ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਟੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? नहीं, मैं एयरपोर्ट से उतरा सी लेकिन मैं दूसरे दिन उस टाइम बंद हो गया सी ना दफ्तर का। मैं मेरी फ्लाइट आई थी 5 बजे तो बाद शाम ਨੂੰ। अच्छा, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਨਵੰਬਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2016 ਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਟਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਫੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਫਿਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 21 ਨਵੰਬਰ 2016 ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਸਾਰਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ। ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। देखिए, वैसे तो ये होता है कि अगर आप एट पोर्ट साइलम क्लेम करते हैं और वहाँ आपको टेम्प्रेरी एडमिशन देते हैं, आपका टाइम पीरियड उस टाइम से शुरू होता है अगर आपका साइलम एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है बाद में। अब आपने बताया मुझे कि आपने नेक्स्ट डे अप्लाई किया है साइलम के लिए और उसके बाद उन्होंने 4-5 माह बाद उन्होंने आपको बुलाया इंटरव्यू के लिए और उसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया। अब मैं 100% आपको नहीं बता सकता कि अगर आपका टाइम पीरियड शुरू होता है उस दिन से जब आपने असाइलम स्क्रीनिंग पर गए थे या आपका टाइम पीरियड शुरू होता है जिस दिन से उन्होंने आपको वीज़ा इशू किया था। इसको क्लैरिफाई करने के लिए बेस्ट चीज़ ये होगी कि अगर आप अपना सब्जेक्ट एक्सेस होम ऑफिस से मंगवा लें और किसी सोलिसिटर के पास जाके उसको उनको दिखा दें, वो फिर आपके लिए क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आपका टाइम पीरियड कब से शुरू होता है। सो मेरी एडवाइस आपसे ये होगी, अपने कोई करीबी सोलिसिटर से मिल लें और वो फिर आपको एडवाइस कर सकता है कि आपका टाइम पीरियड कब शुरू होता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे पूछना है कि मैं इधर ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मैंने शादी की पाकिस्तान में आज से 7 साल पहले। ठीक है। और एक बच्ची
ये है उधर, जिसकी तकरीबन 6 साल उम्र है, तो इनको इधर बुलाने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा? ठीक हो गया, एक बच्ची भी है, और जो बच्ची है वो ब्रिटिश है? रजिस्टर नहीं कराई अभी, रजिस्टर आपने नहीं कराई? जी। ठीक है, मैं समझ गया। जब वो पैदा हुई थी उस टाइम आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी थी? जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। पहली बात तो ये होगी कि अगर आप बच्ची के पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लें कि उसको ब्रिटिश नेशनलिटी मिल जाए, उससे आपके पैसे बच जाएंगे। और दूसरा, आपने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना है और उसके लिए आपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी होगी जो है 18,600, और उसके साथ साथ आपने सेटिस्फाई करना होगा रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट कि आप और आपकी वाइफ एक जेन्युइन और सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप में है। अब आपने मुझे बताया कि आपकी शादी हुई थी 5-6 साल पहले। अगर आप विज़िट करने गए अपनी वाइफ को उस दौरान आपको प्रूफ लगाना चाहिए कि आप उसके साथ कांटेक्ट में थे। अगर आपके पास चैट हिस्ट्री है वो भी आप साथ लगा सकते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन है और सब्सिस्टिंग। आपकी वाइफ ने पाकिस्तान से अप्लाई करना होगा द इंग्लिश टेस्ट और द TB टेस्ट सर्टिफिकेट, वो भी साथ लगाना होगा। अगर ये सारी चीज़ें आप लगा दें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी वाइफ का एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। ओके, हेलो कैमरन जी। जी जी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी, मैं जी। ब्रिटिश हूँ वैसे यहाँ पे, और मैं डिवोर्स हूँ, जी जी। और मेरी दोबारा शादी हुई है। ठीक है। मेरी मिसेज सितंबर में आई है, ओके। पर उनकी डॉटर है वो 26 ईयर ओल्ड है, तो क्या वो आ सकती है यहाँ पे? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर जो आपकी स्टेप डॉटर है, अगर उनके पास कोई डिसेबिलिटी है, फिर उस बेस पर आप अपनी स्टेप डॉटर को स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फिट एंड हेल्थी हैं, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो ओवर 18 है, आप उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये जो आप अपने स्टार्टिंग में बोला है, ये जो नया लॉ आया है, जी जी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए, जी जी, तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुके हैं यहाँ पे लाइक 6-7 इयर्स अगो, तो वो भी इससे बेनिफिट उसका उनको कुछ फायदा हो सकता है? या अभी आपके पास स्टेटस है या नहीं? अभी मेरा मतलब प्रोसेस चल रहा है, पेंडिंग में। आपका वीज़ा कब एक्सपायर हुआ था स्टूडेंट का? एक्सपायर तो एक्चुअली 2014 में हुआ था, और जारी बात है उसके बाद तो आप ओवरस्टेड हो गए होंगे इस 6 लेकिन केस चल रहा था मेरा ना कंटिन्यू। जी, मेरा कंटिन्यू केस चल रहा था ह्यूमन राइट्स का ऐसा करके। ठीक है। उस जब एक्सपायर हुआ उसके बाद आपने कौन सी एप्लीकेशन आपने सबमिट की है? उस वक्त मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था, लेकिन वो उस टाइम पे कॉलेज क्लोज हो गए थे सब। फिर आपने क्या किया? तो उसके बाद फिर ह्यूमन राइट्स के लिए डाला था मेरे सोलिसिटर ने। ठीक है, और वो अभी 6-7 साल तक पेंडिंग है? जी अभी पेंडिंग है, लेकिन अभी उसका तकरीबन अभी तो काफी हो गया, तकरीबन नजदीक हो गया है, तो 2 महीने तक शायद उसका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सॉरी, क्या होगा 2 महीने में? उसका वीजा हो जाएगा। आपका वीजा? जी जी है। ठीक तो लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन की थी। जी जी। उसके बाद मैंने कोई जॉब नहीं की। फिर कौन सी बेस पर आपका सोलिसिटर कह रहा है आपको वीजा मिलेगा? 10 साल की बेस पे फॉर एग्जांपल? ये 2.5 साल वाला है मेरा कुछ ह्यूमन राइट्स का। ओके, और आप सिंगल हैं यहाँ यूके में? यहाँ पे सिंगल में, जी। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अब पहली बात तो ये है कि मेरे लिए तो एक हैरत की बात है कि अगर एक ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन 7 साल के लिए पेंडिंग है, इट्स वेरी अनलाइकली। अब मेरे पास आपके फुल फैक्चुअल बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन जो PSW की जो पॉलिसी है होम ऑफिस ने कहा कि जो आपकी लास्ट लीव है इट मस्ट बी एज अ स्टूडेंट। सो अगर आप ओवरस्टे नहीं है इस दौरान 7 ईयर्स, फिर तो आप स्विच कर सकते हैं तो PSW, बट मेरे लिए बहुत अनलाइकली होगा कि आपकी लीव में कोई ब्रेक नहीं हुई। हो सकता है मैं गलत हूँ, और हो सकता है आपका सिस्टर सही कह रहा है कि आपको वीज़ा इशू हो जाएगा विद द नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगर आपको वीज़ा वो इशू हो जाता है, फिर आप नहीं स्विच कर सकते टू द PSW, क्योंकि रूल्स ये कहते हैं कि योर लास्ट वीज़ा मस्ट बी एज अ स्टूडेंट। बेस्ट चीज़ ये होगी कि आपके पास लिस्टर है, उससे आप एक दफ़ा मिल लें और वो आपको तफसील में बता सकता है कि आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
सर पहले मेरी कजन ने आपको फोन किया था तो उसने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसको समझ नहीं आई कि उसकी उनकी फैमिली है यहाँ पे, तो उन सबके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, लेकिन उसके हस्बैंड ओवर स्टे है तो उन्हें अभी अप्लाई की है, और उसके 3 बच्चे हैं, और उन बच्चों की जो प्राइमरी केयर है वो उसके हस्बैंड के पास है, तो सोशल वर्कर्स भी इन्वॉल्व हैं, उसकी हेल्थ का कोई इशू है, तो उसको वीजा ग्रांट हो सकता है, और अगर हो सकता है तो होम ऑफिस उसको कौन सा वीजा ग्रांट करेगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बस ये एक ही है बस। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ फैमिली रीयूनियन, फिर वो ग्रांट करेंगे इन द सेम लाइन एज द मेन एप्लीकेंट जो उसको वाइफ को मिला हुआ है। अगर वो अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर रूट, फिर वो उसको ग्रांट करेंगे एज अ 2.5 years। लेकिन अगर फैमिली रीयूनियन है, उसको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा इन द सेम लाइन एज द मेन एप्लीकेंट। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, ये था हमारा आज आखिरी सवाल। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सोशल मीडिया के ऊपर। जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता चाहूँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ और सिर्फ विनिस टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।